अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गाना जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है उसको अपलोड करने का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है गाइडेंस एंड हॉल फिजियोलॉजी का, लाइक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, उस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें इम्पॉर्टेंट है, जिनका मेमोराइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, वो व्यूवर्स जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वो सारी वीडियोस देख चुके हैं, मीन्स लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 14 तक जो है मेरे लेक्चर्स अपलोड हैं ऑन चैप्टर नंबर 1 एंड गाइडेंस एंड हॉल फिजियोलॉजी में। अगर आप लोगों ने वो सारे जो भी लेक्चर्स हैं अगर वो वीडियोस देख ली हैं और उसके बाद उन तमाम लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट हैं आपके, तो आपके लिए ओवरव्यू बहुत ही ईजी है। सो आप लोग एज अ समरी भी उन्हें कंसिडर कर सकते हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख ली हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर 14 तक, तो उनके लिए ये एज अ समरी भी है। और वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे, तो वो लोग जाएं और वहाँ पे मेरे पेज पे जो है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 14 तक चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड मीन्स टोटल 14 लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हैं। अगर आप वो लोग लाइन बाई लाइन देखते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि उनमें नोट्स भी हैं, आपको प्रॉपर एक नोट्स है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ वो अपलोड हुई हैं वीडियोज़, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो उन सब की आप समझ लें एज अ ओवरव्यू हम आज ये वीडियो लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 1 पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग बुक रीडिंग करने का बेसिकली क्या तरीका है और किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर सकते हैं। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है गाइडेंस का, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका एक जर्नल ओवरव्यू आपको देंगे कि उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरीके से मेमोराइज करना है। सो कम बैक टू द पॉइंट। सो गाइडेंस एंड हॉल 13 एडिशन है, तो आप लोग इसे अब अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं डाउनलोड कर सकते तो आप लोग पूरे लेक्चर जो हैं मेरे सारे गाइडेंस पे हैं, टोटली गाइडेंस पे हैं, तो आप लोग इजीली मेरी वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को PDF भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी जो बुक है उसके जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी हमारे पास जो भी कंटेंट है चैप्टर का, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हर चैप्टर का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, तो ईजिली आप इन तमाम चीज़ों को मेमोराइज कर सकेंगे। सो हेयर इज चैप्टर नंबर 1। अच्छा, हम लोग अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो हम लोगों ने कैसे स्टार्टिंग की है। अच्छा, अभी मैं एक जर्नल ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। इनकी सारी डिटेल्स मेरे लेक्चर्स में है, हर टॉपिक की, हर यहाँ की मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सारी चीज़ें मेरे उसमें जो है वो मेरी लेक्चर्स में आप लोगों को डिस्क्राइब हुई मिलेंगी। आज सिर्फ मैं एक जर्नल ओवरव्यू लूँगी। सो गाइस, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज की बात करते हैं, मीन्स बुक का पेज नंबर 3 होगा बट चैप्टर का पेज नंबर 1 है, तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसमें मेनली क्या बताते हैं। सो गाइस, राइटर जब भी बुक लिखता है तो सबसे पहले उसकी आपको एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड बताता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है कहाँ से, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो इन सारी चीज़ों की जनरल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ की बात बताऊँ तो उसके अंदर सिर्फ उसने ये डिस्क्राइब किया है कि फिजियो का गोल क्या है, मतलब फिजियो क्या है, मतलब फिजियो एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जो भी ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, उसको बेसिकली उसके मैकेनिज्म को हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। और फिजियोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। उस चीज़ को इसने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि फिजियोलॉजी जो है वो इट्सल्फ साइंस की ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल और ऐसे केमिकल फैक्टर्स जो कि हमारे पास मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व हों, एक जो भी लाइफ है उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग जो है वो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसने ये भी बात की कि मतलब पैराग्राफ 1 में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सिंपल लाइफ से, मीन्स कि एक वायरस की लाइफ से लेके एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक, अच्छा ट्री की भी यहाँ पे बात करें तो ट्री भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसे तो ट्री से लेके या फिर मतलब वायरस से लेके एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ह्यूमन बॉडी हो, या फिर एक ट्री,
ये एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स है। इन तमाम की स्टडी मीन्स कि इन तमाम के अंदर फंक्शनिंग कैसे हो रही है, इन सब को पढ़ना कलेक्टिवली जो है हम लोग उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जब भी हम किसी मेन ब्रांच की बात कर रहे होते हैं, उसके बाद उसकी सब डिविजन्स की भी बात की जाती है। तो यहाँ पे राइटर ने सब डिविजन्स की भी बात की है कि हमारे पास फिजियोलॉजी जो है इट्सेल्फ बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और बहुत सारी इसकी दूसरी भी डिविजन्स है जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाइक मैमिलियन फिजियोलॉजी होती है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो इंटरवर्टिब्रेट फिजियोलॉजी है, उसके अलावा हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस में पढ़ते हैं। तो एक ओवरव्यू हमें जर्नल जो है इसके बारे में ये दिया गया है। उसके बाद जो है मेन राइटर ने जो हमारे पास यहाँ पे इसे मेन हेडिंग सब हेडिंग के तौर पर जो हमें यूज़ की है वो हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। मतलब हम लोग बेसिकली फिजियोलॉजी यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं ना। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और वो मैकेनिज्म जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं जो उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, अलाइव रहने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम होता है। तो उन तमाम मैकेनिज्म को हम जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। हम लोग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इसे जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को एक ज़िंदगी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं। लाइक अगर हमें हंगर किस तरीके से लगती है, जब हमें भूख लगती है तो हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, डर की सूरत में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्या नर्व इम्पल्सेस होती हैं। इस तरीके से हमारे पास जब हम खाने को देखते हैं या फिर हम जो फील कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की जो भी मतलब एक ह्यूमन बॉडी एज अ ऑटोमेटिक हमारे लिए तो एक सिस्टम है, लाइक एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी को कंसिडर किया जाता है। तो इन तमाम में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उस सब को हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में इन तमाम चीज़ों को हमें बताया गया कि फिजियो में ये सारे मैकेनिज्म किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें चैप्टर नंबर 1 के इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। सो ये मतलब फिजियो की पहले इन्होंने फिजियोलॉजी की बात की, फिर उसके ब्रांचेस की बात की, दैन ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उसकी बात की। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो मेन हेडिंग है वो सेल। मतलब सेल को हम लोग बार बार कहते आते हैं, तो ये सेल इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो एक्चुअली सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब बहुत सारे सेल मिलके लाइक वही प्रोसीजर, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर देन ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है। तो ये सारा, तो इसमें मेन जो है सेल है, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट। तो इस तरीके से गाइडर ने यहाँ पे जो यहाँ वाली जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, जो सेल्स आर द लिविंग, तो इसमें फिर वो सारी चीज़ें उसने डिस्क्राइब की हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसीज के बारे में बताया है कि वो 25 ट्रिलियन होती है हमारे पास, और टोटल जो है हमारे पास मतलब 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो उसमें 75 ट्रिलियन दूसरे सेल्स होते हैं। तो वो कैसे फंक्शन करते हैं, आरबीसीज कैसे फंक्शन करते हैं, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो सारी ये सेल्स मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। और जैसे उसके बाद हमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कि इन तमाम सेल्स के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हर सेल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फैट के साथ, प्रोटीन के साथ, और फिर कुछ रिलीज़ करता है ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी सेल की रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से जर्नल केमिकल जो मैकेनिज्म्स होता है, जो एनर्जी जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस किस तरीके से मिल रही होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को सेल ने यहाँ पे बताया है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेनली डिस्क्राइब की गई हैं हमारे पास जो हेडिंग है, ठीक। उसके बाद किस तरीके से सेल्स में जो है वो एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, वो खुद ही रीयूज होते हैं। मीन्स कि सेल किस तरीके से हमारे पास जो प्री एग्जिस्टेंट सेल्स हैं वहाँ से न्यू सेल्स की किस तरीके से जनरेशन होती है। तो सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी, या फिर कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि सेल एज द लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। तो इनमें नहीं वो आपके पास कोई भी एडिक्शन हो तो उसमें आप लोग जो है वो
कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बात तो वही हो रही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग सेंटेंस को चेंज कर देते हैं तो उससे उसकी मीनिंग तब्दील नहीं हो जाती। अगर वहाँ पे एज लिखा हुआ है कहीं पे किस बुक में, लाइक सेल्स एज द लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, तो कहीं पे है सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी, तो ये एडिशन होती रहती हैं बुक्स के अंदर, वो मॉडिफाई करते रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कोर्स नहीं है। तो सेल इस वाले पैराग्राफ में लाइक हमें यही चीज़ें बताई हैं कि सिंपल हमारी बॉडी में सेल्स क्या हैं, फिर कितने सेल्स हैं, उसमें से आरबीसीज कितनी हैं, उनका फंक्शन क्या है, फिर कॉमन करेक्टरिस्टिक सेल्स के क्या होते हैं उनके बारे में बताया है। सो उसके बाद किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास, जो भी हमारे पास एडिशनल सेल्स किस तरीके से बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो इस हेडिंग में इस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। इस पर एक लेक्चर भी है मेरा, आप लोग लेक्चर देखते हैं आएंगे स्टार्टिंग से, तो आपको ये लेक्चर भी वहाँ पे जो है वो अपलोडेड हुआ मिलेगा, और इससे आपके एक बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अच्छा, उस पैराग्राफ के बाद जो भी हमारे पास सेल है, इस पैराग्राफ के बाद सेल आदि लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी के पैराग्राफ के बाद हमारे पास अब जो है मेन आता है एक्स्ट्रा सेलुलर द इंटरनल इन्वायरमेंट। हम इस चीज़ को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो इसमें सिर्फ जनरली एक ओवरव्यू अगर मैं इसका दे दूँ तो इसके अंदर सिर्फ वही कैलकुलेशन बताई गई कि ह्यूमन बॉडी जो उसका 60% एडल्ट ह्यूमन बॉडी का उसमें फ्लूइड्स होते हैं, मतलब फ्लूइड से कंसिस्ट होता है, और उस फ्लूइड के अंदर जो है वो वाटर और डिफरेंट जो है आयंस वगैरह की कंपोजिशंस होती हैं, तो उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसका वही जनरल ओवरव्यू कि हमारे पास जो है 60% एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर 60% हमारे पास जो है वो एक फ्लूइड्स होते हैं, हमारे पास वाटर कंटेंट करती है, जिसमें हमारे पास अच्छा उस वाटर कंटेंट को वो जो हमारा फ्लूइड है 60% वो फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। 72 kg मेन ह्यूमन होता है, जिसमें मतलब हम एक कंसिडर करते हैं, जिसमें 42 लीटर्स हमारे पास जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, 70 से 72 kg का जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो 60% हमारे पास फ्लूइड्स पाया जाता है, और उस फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, और वो कंपार्टमेंट जो है अब उनकी भी डिवीजन होती है। मीन्स कि अब उस 42 लीटर्स में से हमारे पास 28 लीटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग 14 लीटर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्क्राइब की गई हैं। इस पर भी एक वीडियो अपलोडेड होगी पूरी लेक्चर्स पे। फिर उसके बाद इसमें जनरल ओवरव्यू वही कि एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट किस तरीके से हमारे पास कंस्टिट्यूट होता है, इंट्रासेलुलर किस तरीके से होता है, फिर जो एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर, और फिर डिफरेंट जगहों पर जाके डिफरेंट सेल्स में जाके जहाँ जिस सेल को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई मेरे लेक्चर्स में, जो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोडेड हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में। देन उसके बाद वही एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें मेन क्या चीज़ होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। अच्छा, उसके अंदर अब लाइफ क्योंकि ग्रोइंग होती है, उसकी परफॉर्मिंग होती है, ग्रो करती है, लिविंग्स होती हैं। सो उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह सब चीज़ें जो है उसके अंदर होती हैं। तो वो किस तरीके से लाइफ को जो है एक हमारी लाइफ जो प्रोग्रेस में आ रही होती है उसको किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये फ्लूइड्स किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, ये सारी मेरी वीडियोस पे अपलोडेड है पूरी लेक्चर में। इससे रिलेटेड भी एक डिफरेंट लेक्चर है जो पूरा डिस्क्राइब हुआ है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड की हेडिंग है, तो उसके अंदर डिफरेंट आयंस के बारे में बताया गया है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका सोडियम और क्लोराइड मेन आयन होता है, ठीक है, और उसके अंदर अमाइनो एसिड, ऑक्सीजन, फैटी एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करें तो उसमें फिर हमें जो है यही बताया गया है कि जिस तरीके से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट सोडियम और जो सोडियम है बाइकार्बोनेट्स हैं और हमारे पास क्लोराइड है, उनकी मेन कंपोजिशन होती है। इसी तरीके से जो इंट्रासेलुलर उसमें हमारे पास जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो एज अ मेन आयंस कंसिडर किए जाते हैं जो हमारी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में होते हैं। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो 14 लीटर्स होता है, ठीक, सॉरी, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो 28 लीटर्स होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारे पास 14 लीटर होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं उसके भी डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं, उन्हें भी मेरे लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बिटवीन जो हमारे पास हेडिंग थी, जो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड्स की हेडिंग थी, उसके अंदर बेसिकली यही बताया गया कि कहाँ पे किस फ्लूइड के अंदर कौन से आयन जो हैं वो डिफरेंट हैं और कौन से आयन जो है मेन है। तो ये सारी चीज़ें मेरे वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगी। ये हम लोग ने बेसिकली एक
70 kg मैन के हिसाब से बताया था, जिसके अंदर 42 लीटर वाटर, हमारे पास जो है 42 लीटर जो होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। 42 लीटर फ्लूइड होता है, जो कि 60% होता है। एक हमारी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका 60% जो है हमारे पास वाटर जो फ्लूइड्स पे कंस्टिट्यूट होता है। सो उसमें कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड डिस्क्राइब की गई होंगी हैं, तो आप जाके वो लाइन बाय लाइन लेक्चर्स देखेंगे तो जनरली आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रासेल्युलर जो हमारे पास है फ्लूइड है, उसमें कौन कौन से आयंस हैं वो डिस्क्राइब किया। फिर यहाँ पे जो आगे कंटिन्यूशन है एक्स्ट्रासेल्युलर इंटरसेल्युलर फ्लूइड वाली डेफिनेशंस की, तो उसमें हमारे पास इंटरसेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इंटरसेल्युलर फ्लूइड हमारी बॉडी में उसमें मेन आयंस कौन से होते हैं और कौन कौन से आयंस से वो मिलके बना हुआ होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे अच्छा, अब जो हम हेडिंग जो है वो डिस्क्राइब करें, वो मेन हेडिंग है होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ अ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, कुछ एडिशंस के अंदर ये हेडिंग है लाइक होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ अ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, और कुछ में इसी हेडिंग को मॉडिफाई किया गया है एज अ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम। मीन्स जो प्रीवियस एडिशंस हैं उनके अंदर हमें ये हेडिंग मिलेगी एज अ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम्स, और जो न्यू एडिशंस हैं उनमें हमें ये वाली हेडिंग मिलेगी लाइक होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ अ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन बात वही होती, थीम वही है, बस इसको थोड़ा सा एडवांस करके इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरी वही होगी कि हमें पता है कि होम्योस्टेसिस की हमें एक जर्नल इन्फॉर्मेशन, हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं वही होती है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। मेन बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल हमारे पास टर्म है जिसमें हम लोग जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी जो कॉन्स्टेंट कंडीशन होती हैं, जो मेंटेनेंस होती है कॉन्स्टेंट कंडीशंस की, उसे हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। लाइक फिर वही लंग्स किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को एग्जाम्पल्स में, तो वो इस तरीके से हमारे जो किडनीज हैं वो किस तरीके से कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आयंस की रेगुलेशन करवाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस में आ जाती हैं कि मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। उसके अलावा फिर जैसे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, कहीं पे 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है, कहीं पे 50 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से किडनी जो है वो इन तमाम सोडियम्स वगैरह की कंसंट्रेशंस को, आयंस की कंसंट्रेशंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करती है। इसके अलावा जो दूसरे मैकेनिज्म्स होते हैं हाइड्रोजन आयन की, जैसे एसिड बेस रेगुलेशन होती है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये कोई इतनी नहीं है। और फिर ये होम्योस्टेसिस अगर मतलब होम्योस्टेसिस कंडीशंस हमारी बॉडी की जो है वो इस्टेब्लिश नहीं रहती, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस अचीव नहीं हो पाता, तो फिर वो चीज़ें डिजीज़ की तरफ चली जाती हैं और यही डिजीज़ पे डेथ कॉज करते हैं। लाइक कुछ जैसे अगर हमारे पास किडनी की डिजीज़ है तो वो अगर उस किडनी का मेन काम ब्लड की रेगुलेशन होता है, लेकिन अगर किडनी में कोई डिसऑर्डर हो गया है और फिर वो ब्लड को रेगुलेट नहीं करी तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन किडनी का तो ये फंक्शन होता है कि उसको फिर रेगुलेट करता है। लेकिन अगर किडनी में हमारे पास कोई भी डिसऑर्डर्स हो गए हैं या फिर कोई भी हमारे पास फिजियोलॉजी उसकी चेंज हो गई है, मीन्स कि उसके जो फिजियोलॉजी के फंक्शंस थे उनमें कोई डिस्टर्बेंस आई है किसी डिजीज़ की वजह से, तो जो है वो किडनी किस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करेगी और फिर वो क्या डिजीजेज होंगे, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। तो बस ये होम्योस्टेसिस मेन यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन एंड कोई अगर हमसे एग्जांपल पूछ लेता है कि कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताएं कि वो हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो आप किडनी की एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप लंग्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, किडनी किस तरीके से आयंस को रेगुलेट करती है। तो मेरे लेक्चर जो इस वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसमें ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर इतना मुश्किल कुछ नहीं है कि आप लोगों को जो चीज़ समझ ना आ सके। तो ये एक जर्नल ओवरव्यू है इसका, इस हेडिंग का, कि इसमें सिर्फ होम्योस्टेसिस मेन है और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरी लेक्चर्स में जो है हमें मिल जाएगी कि उसमें हम लोगों ने किस तरीके से होम्योस्टेसिस की इन कंडीशंस को जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो होम्योस्टेसिस जो हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ अ नियरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट, उस पैराग्राफ में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को 2-3 पैराग्राफ में जो है वो यहाँ पे बेसिकली अब होम्योस्टेसिस और मेंटेनेंस ऑफ जी नियरली कांस्टेंट जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की है। मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी अब बात होगी कि कैसे ब्लड की सर्कुलेशन का सिस्टम हमारी बॉडी में होता है और किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड ECF के दरमियान, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान। तो ये बेसिकली दो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे बताया गया है कि एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज तो यही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के जरिए हमारी पूरी बॉडी में रेगुलेट करेगा। दूसरा स्टेप जो होगा वो मेनली यही होगा कि जो ECF की हम लोग बात कर रहे हैं
मतलब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कैपिलरी वॉल्स के जरिए जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होगा बिटवीन इंटरस्टेशियल स्पेसेस तक जो मटेरियल जा रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और ईसीएफ और प्लाज्मा के दरमियान जो है वो क्या हमारे पास किस तरीके से रेगुलेशन हो रही है आयंस की। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा इन दो टॉपिक्स के अंदर, मतलब इन 2 स्टेप्स के अंदर। और ये भी इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो अगर रेस्ट में बॉडी होती है तो उस वक्त जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है सिर्फ एक मिनट में एक बार ये सर्कुलेशन का साइकिल जो होता है, और अगर बॉडी एक्टिव हो तो उस वक्त 1 मिनट में 6 बार ये सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ईसीएफ और ब्लड प्लाज्मा के दरमियान, और फिर उसके बाद जो वो ब्लड के फिर वो इंटरस्टेशियल स्पेसेस में जाती हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है वो काइनेटिक फोर्स की वजह से हो रहा होता है। उसमें बाउंसिंग बैक का जो होता है कि आयन जो है वो ईसीएफ से ब्लड प्लाज्मा में ईसीएफ से, तो ये बाउंसिंग बैक का मैकेनिज्म होता है जो कि काइनेटिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वो सारी डिस्क्रिप्शन होगी इसमें। इसके अलावा यही कि हमारे ब्लड कैपिलरीज से जो होता है वो हर आयंस जो ऑलमोस्ट ये परमेबल होती है मोस्ट आयंस के लिए, बट ये ब्लड प्लाज्मा के लिए नहीं होती क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें 1-2 फिगर्स के थ्रू जो है वो इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। ये भी पूरा लेक्चर मेरे चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उनमें आपको मिलेगा। तो अभी सिर्फ मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि आप जब ये हेडिंग मेरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो उस वक्त जो मेन थीम थी उस लेक्चर की वो क्या होती हैं और क्या क्या आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आप जब सीरीज वाले लेक्चर पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। तो मेनली यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 डायग्राम्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे जो है, और मतलब ये वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इन्हीं 2 डायग्राम्स में ही जो फिगर 1.1 थी गई है और 1.2 है। सो वो जो हमारे पास एक्सेसरी फ्लूइड एक्सचेंज और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो एक्सचेंज है उसमें इन 2 डायग्राम्स की बात की गई है। इसी के बेसिस पे बताया गया है कि किस तरीके से वो सारा जो मटीरियल है, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, आयंस हैं, और जो भी मटेरियल होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो ज़रूरी होता है लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में उनकी रेगुलेशन हो रही होती है। तो ये सारी इन 2 डायग्राम पे उसको डिस्क्राइब किया। ये सब कुछ मेरे लेक्चर में जो है वो आपको अलग से मिलेगा पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद किस तरीके से ओरिजिन ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, मतलब जो ओरिजिन मतलब इन जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो हमारे पास किस तरीके से कौन कौन सिस्टम्स के जरिए ईसीएफ जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस अचीव होता है, उन सबको लाइन बाय लाइन उन ऑर्गन की पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाती है। तो वो सारे ऑर्गन्स यहाँ पे बताए गए हैं, लाइक हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे फिगर 1 में यहाँ पे जो है वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, लाइक जैसे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इनटेक करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, तो वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की जाएंगी। उसके अलावा जीआईटी सिस्टम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, लाइक किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स वगैरह का जो भी है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से इनटेक होती है उनकी और किस तरीके से वो पहुंचते हैं। तो सारा ये उस लेक्चर में डिस्क्राइब, जो भी मेरे चैप्टर 1 से रिलेटेड लेक्चर है इनमें इन चीज़ों को जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ बताया गया है, तभी वो इतने लेक्चर्स हो। लाइक चैप्टर 1 के टोटल 14 लेक्चर्स हुए हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों का जो मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ इनको वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। उसके अलावा लिवर किस तरीके से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ठीक है, और इसका क्या मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल जो हमारे पास सिस्टम है, मतलब उसका मेन काम क्या होता है होम्योस्टेसिस का, उसका मेन काम यही होता है कि अगर हमारे पास हमारे मसल्स ही वर्क नहीं करेंगे तो हमें अगर भूख लगेगी या कहीं से हमें मूव करना पड़ेगा तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी से अब ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, ये मिलके ये सिस्टम जो होते हैं वो मिलके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनका जाहिर बात है इनके फिर हमारे पास जो है वो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो उनकी रिमूवल के लिए हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, उसमें हमें बताया गया कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू किस तरीके से होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। किडनी किस तरीके से मेन रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा मेरे लेक्चर्स में इन सब की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। आज की वीडियो का सिर्फ पर्पज़ यही है कि मैंने उन लेक्चर्स में क्या डिस्क्राइब किया ताकि आप लोगों को एक बार उनका ओवरव्यू मिल जाए। तो ये रिमूवल के लिए हमारे पास ऑर्गन आ जाए, मतलब वही किडनी जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के आयंस वगैरह को जो है वो रेगुलेट करवा रही है, किस तरीके से एसिड बेस रेगुलेशन कर रही है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, तो ये सारी चीज़ें किडनी में आ जाएंगी। उसके बाद जीआईटी का भी जो है वो रिमूवल सिस्टम होता है, क्योंकि फिर जीआईटी में भी हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से फीकल के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं, वो सारा डिस्क्राइब किया गया। लिवर भी हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिस को जो है वो जो है वो हमारे बहुत सारे टॉक्सिस को रिमूव करवाता है हमारी बॉडी से एज अ बाइल की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें मेरे चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद जैसे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन में, अब होम्योस्टेसिस के फंक्शन में
सिर्फ यही ऑर्गन नहीं बल्कि बहुत से और भी ऑर्गन हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं जो कि मेन काम करते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम हो गया, हार्मोनल सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम की तो बहुत ही ज़्यादा कॉपरेशन होती है क्योंकि उसका लिंक दूसरे ऑर्गन से भी होता है, तो वो पूरा मेरे लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया गया है। इस तरीके के लिए हार्मोनल सिस्टम बहुत स्लो सिस्टम होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम भी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की में रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस अचीव और उन सब आप चीज़ों को। फिर इम्यून सिस्टम, किस तरीके से हमारे इम्यून बॉडी जो होती है हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, हमारी बॉडी से जो है डिफरेंट जो भी हमारी बॉडी से जो फॉरेन बॉडीज आती हैं उनको पहले रिकॉग्नाइज करता है, देन उसको फिर उनके एंटीबॉडीज बनाता है और उन्हें फिर हमारी बॉडी से जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि उनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में ना पड़े। इस तरीके से हमारी बॉडी में स्किन सिस्टम है, मतलब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो स्किन सिस्टम है जो हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, वो रिप्रोडक्शन को भी कभी कभी एज अ होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में यूज़ किया जाता है, बट ये एक्चुअल टर्मिनोलॉजी नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब तो होता है कि एक न्यू स्पीशी, एक न्यू ओरिजिन का डेवलप होना, तो इसे एज अ कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि होम्योस्टेसिस तो इससे एक अलग डेफिनेशन है, बट कभी कभी इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मतलब हमारी बॉडी में किस तरीके से होम्योस्टेसिस अचीव होता है, तो उसके लिए ये सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे पास काम करते हैं। तो ये सवाल भी आता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके किस तरीके से हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो आप ये सारी इनकी जो हमको पता है लंग्स से रिलेटेड कि लंग किस तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करवाते हैं, इस तरीके से किडनी का जो मेन फंक्शन है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जीआईडी का मेन फंक्शन लिख सकते हैं, इसके अलावा लिवर का मेन फंक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जो सारे काम करवा रहा है, नर्व्स की जनरेशन करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो हैं वो बॉडी की कोऑर्डिनेशन में, नर्वस सिस्टम का तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेशन में होता है, तो वो हर ऑर्गन के साथ आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन सिस्टम को तो आप यहाँ पे जर्नल रिव्यू बना के आप उसको एक जर्नल क्वेश्चन के तौर पर दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, एग्जामिनर भी पढ़ेगा। तो इन सब जो भी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन मेरे लेक्चर्स में है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के साथ। तो जब वो लेक्चर्स आप लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे तो आप लोगों को रियलाइज होता जाएगा कि आपको क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मेमोराइज करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो ये इस तरीके से ये पूरी होम्योस्टेसिस की टर्मिनोलॉजी को जो है वो डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 1 के, मतलब एक सिस्टम, मतलब चैप्टर नंबर 1 में, जो कि बहुत ही मेन हमारे पास बेसिक चैप्टर है। सो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। मीन्स के जैसे हम लोग पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेन होता है वो जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, बहुत ही एडवांस कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 3 जो गाइडन का है वो टोटली जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम की डिस्क्रिप्शन हमें उस चैप्टर में मिलेगी। सो यहाँ पे सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू दिया गया था कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में। उसके बाद ये भी बताया गया कि नर्वस कंट्रोल सिस्टम हमारा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, तो दूसरे जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके साथ कोरिलेट करके, कोऑपरेट करके काम करता है और आगे इन तमाम चीज़ों को जनरलाइज करता है। सो वो एक डिफरेंट बात यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की जो 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम में से उसमें से कुछ कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे जो है वो इस लेक्चर में, इस मेन हेडिंग्स में डिस्क्राइब किया गया। कंट्रोल सिस्टम की जो प्रीवियस पेज पे हेडिंग है छोटी सी कंट्रोल सिस्टम की, उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे जो है वो एग्जांपल दी हुई कंट्रोल मैकेनिज्म की। तो रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एग्जांपल थी उसको यहाँ पे मेनली डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा हमारे पास जो रेगुलेशन ऑफ द आर्टरी ब्लड प्रेशर है वो इस पेज पे यहाँ पे डिस्क्राइब हुई है, ठीक है। तो यहाँ की जो मेन हेडिंग्स हैं वो इस पेज की, तो वो नॉर्मली यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल सिस्टम में किया गया है। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मेरा एक लेक्चर है चैप्टर नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। सो वहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की रेगुलेशन होती है। मीन्स जो हीमोग्लोबिन सिस्टम है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो सिस्टम है, मेजर सिस्टम जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ वो किस तरीके से फंक्शन करता है जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा या फिर वो दूसरे टिश्यूज तक हमारे पास कैसे ऑक्सीजन को डिस्क्राइब करता है, तो उसका रिव्यू, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उस लेक्चर में। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है उसकी रेगुलेशन के लिए क्या प्रोसेस है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी में जो है वो डीप ब्रीथिंग हम लोग लेते हैं, डीप ब्रीथिंग के जरिए, हाइपरवेंटिलेशन के जरिए वो हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। तो उस चीज़ की पूरी डिस्क्रिप्शन इस मेरे लेक्चर्स में प्रोवाइड होगी। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ आर्टरी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल सिस्टम की एक मेन जो है एग्जाम्पल है जो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में दी गई है कि मतलब हमारी बॉडी का जब आर्टरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। तो इस यहाँ पे डायग्राम भी है, जैसे कि बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास
वोजोमोटर सेंटर जो है हमारा, उसको फिर वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि अब वो अपने जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको हार्ट तक ना पहुंचाए, यहाँ पे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं पेरिफेरल वेसल्स हैं वहां तक स्टॉप कर दे, और इसकी वजह से फिर डायलेशन हो जाती है पेरिफेरल वेसल्स की, और हमारी बॉडी जो है का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और इसी का रिवर्स जो है हमारे पास, जब ब्लड प्रेशर हाई, जब ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इसी का रिवर्स फिर उसमें जो हम लोगों ने प्रोसेस पर स्टेप्स का, अब ये सारे स्टेप जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मेरे चैप्टर्स में है। सो गाइस, इसलिए उस चैप्टर नंबर 1 के 14 लेक्चर्स हैं, क्योंकि हर चीज़ को वहाँ पे मैंने हर डेफिनेशन को, हर टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया विथ प्रॉपर नोट, ताकि आप लोगों को वो हर चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। चैप्टर नंबर 1 में हर टॉपिक की बेसिक्स दी गई है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी चैप्टर्स होंगे गाइडन के, उन सब की एक्सप्लेनेशन जो है उन चैप्टर्स में है। तो यहाँ पे सिर्फ उसका ओवरव्यू है। इस तरीके से आर्टियल ब्लड प्रेशर किस तरीके से रेगुलेशन होती है, ये हम लोग किडनी में भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीवीएस में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि किडनी का भी फंक्शन होता है जो हमारे पास आर्टियल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना, सो उसको रेगुलेट करना। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन हमें उन चैप्टर्स में मिलेगी। तो इसी वजह से इस चैप्टर को थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को समझ आए उन 14 लेक्चर्स में। उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मल रेंजेस, नेक्स्ट हेडिंग है वो है नॉर्मल रेंजिंग एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेसिबल फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल रेंजेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा, और इनकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर कॉज होते हैं अगर ये वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास चेंज हो जाए। तो इस पे भी पूरा लेक्चर है एक, कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है, अगर उसके अंदर सिंपल टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी का 37 सेल्सियस होता है, जो 37 हमारे पास होता है सेंटीग्रेड, या फिर हमारे पास अगर फ़ारेनहाइट में ले लें, हम फ़ारेनहाइट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 98 होता है। अब इसके अंदर अगर 11 प्लस कर देंगे, तो मतलब इतनी छोटी सी वैल्यू हम लोगों के लिए तो बहुत छोटी है कि हम लोग 98 फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग +7 कर लें तो भी हमारा कितना रेगुलेट हो जाएगा। सो ये तो उसकी वजह से क्या डिजीजेज होती हैं, फिर फीवर हमारा कॉज हो जाता है, और फिर वो नियर टू डेथ चला जाता है पर्सन। तो वो सारी चीज़ें इन एक्सेसिबल फ्लूइड कंपार्टमेंट की वजह से, मतलब आयंस वगैरह की चेंजेस की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे मेरे लेक्चर्स में मिलेंगे। तो इसमें हम लोग उन चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आयन दिए गए हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज दी गई हैं, जो ऊपर चार्ट दिया गया है हमारे पास। इस चार्ट में डिफरेंट वैल्यूज बताई गई हैं कि जो एक्सेसिबल फ्लूइड है वहाँ उसमें हमारे पास क्या क्या आयंस की कंसंट्रेशन होती है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, उनकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेट उनकी रेंज क्या है। तो इनको इतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी मेरी वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सो यहाँ पे सिर्फ यही आपको जो मैंने पहले बताया था, ECF और ICF के जो आयंस हैं, लाइक ECF का हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और क्लोराइड आयन है जो मेन होते हैं। इस तरीके से आपको पोटेशियम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो हमारे पास ICF के अंदर होती हैं वो आपको सिर्फ मेमोराइज करने की जरूरत है कि इसके मेन आयन ये हैं। इसके अलावा आप लोगों को हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कैल्शियम जो है उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में चली गई तो फिर हमारे मसल्स पे वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगी। तो वो सारी डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे दी गई। ग्लूकोज लेवल कम हो गया या ग्लूकोज कम हो गया तो बंदा जो है वो मेंटल रिटार्डेशन मतलब चला जाता है, मतलब वो मेंटली जो है वो सही तरीके से अपने स्ट्रक्चर जो भी अपने फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस लेक्चर्स के अंदर पूरा डिस्क्राइब दिया गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, हम कंट्रोल सिस्टम की तो कब से बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम है उसका भी एक पूरा लेक्चर है। उसके अंदर क्या है, हमें बेसिकली बताया गया है कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। उसके अलावा जो उसके लाइक नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। ये तो इस कंट्रोल सिस्टम के आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमें होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है। इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद इफेक्टर्स क्या होते हैं, मोटर क्या होते हैं, उन सबको मेरे उन लास्ट के लेक्चर्स में पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि हमारे पास कोई भी स्टिमुलस में चेंजिंग, एनवायरमेंट में चेंजिंग आ रही है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी। मीन्स अगर कोई वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारी बॉडी उसे डिक्रीज करवाएगी डिफरेंट प्रोसेस के जरिए। जैसे हम लोग बैरो रिसेप्टर की एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आर्टियल ब्लड प्रेशर में वो करता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है इसको। फिर उसके बाद हमारे पास गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। तो गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को वहाँ पे समझाया कि गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। बेसिकली हमारे बहुत सारे जो भी ऑर्गन्स जो भी काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कंट्रोल सिस्टम है
उनका एक फॉर्मूला होता है कि करेक्शन और एरर क्योंकि हर जगह में होता है, तो हम लोग को वहां से पता चला है कि हमारी बॉडी का कौन सा कंट्रोल सिस्टम कितना कोऑपरेट कर रहा है। तो उसके बारे में सारा गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जो है अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर हम लोग एरर की बात करते हैं, करेक्शन डिवाइडेड बाय, हमारे पास एरर सॉरी गेन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर, फिर करेक्टरिस्टिक, तो वहां पे हम लोगों ने गेन की पढ़ी है कि गेन होता क्या है, ये वहां पे लास्ट के लेक्चर। इसी वजह से वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो 14 लेक्चर्स पे है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स डिस्क्राइब किए गए हैं। तो गेन का हम लोग जैसे किसी कंट्रोल सिस्टम की अगर गेन की वैल्यू अगर हाई होती है तो वो कंट्रोल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, उसकी गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्क्राइब की गई हैं। अच्छा, ये सारी चीजें इतनी मेमोराइज नहीं करनी, लेकिन हर चीज का आपको ओवरव्यू हो ताकि आगे आपको समझने में ये सारी चीजें जो है। अच्छा, अब गेन की बात हो जाने के बाद जो है वो हमने नेगेटिव फीडबैक भी पढ़ा, नेगेटिव फीडबैक के बाद गेन पढ़ा। अब इस पेज में हम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक मैंने बताया। तो पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली वही कि अगर हमारी इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं, स्टिमुलस कोई चीजें डिटेक्ट कर रहा है रिसेप्टर्स को, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, फिर वहां से मोटर नर्व जो है वो इफेक्टर तक ये सारी चीजें लेके जा रही हैं सब। तो पॉजिटिव क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी एक चीज कोई बढ़ रही है, कोई इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक उसे और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और कोई चीज हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसे डिक्रीज कर देगा, तो वो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे लेबर पेन में जो एग्जाम्पल्स होती हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू मैंने इसको अपने लेक्चर में बहुत ही सिंप्लीफाई किया है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ सके कि हम लोग बात क्या करें, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है क्या। लेकिन यहाँ पे इस पेज में और गाइडन के चैप्टर में ये बात भी डिस्क्राइब की गई है कि पॉजिटिव फीडबैक हमारी बॉडी के लिए सिर्फ सही नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उसके बट के हमारी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेमरेज का केस होता है तो फिर क्या होता है कि मतलब अगर ब्लड लॉस हो रहा है और वो ब्लड लॉस जो है वो सिर्फ 1 मिनट में हो रहा है, सो 1 घंटे बाद वो ब्लड लॉस अगर 2 लीटर है, लेकिन 2 घंटे बाद अगर वो उसका उतना ही डबल हो जाता है तो एक पर्सन जो है वो डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये सारी पूरी विशेष साइकिल है जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्क्राइब की गई है। तो मेरे लेक्चर जो भी पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड हैं उनमें इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया। ये पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, इसके अलावा जो है हमारे पास गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम और जो कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनके जितने भी लेक्चर्स हैं मेरी वीडियोज़ में उनको जरूर देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक एग्जाम में सवाल ज़रूर आता है, आपसे ज़रूर पूछा जाता है इन फीडबैक मैकेनिज्म से रिलेटेड, वाइवा हो या फिर आप कह सकते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। वही एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें ये होता है कि हमारी कुछ एडेप्टेशंस, मतलब हमारे पास अगर वो रेगुलरली वो फंक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बेसिकली एडेप्टिव मैकेनिज्म के अंदर वहाँ पे सिर्फ एक जनरल रिव्यू दिया गया। तो एडेप्टिव मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी एक काम कर रही है लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है कि वो बार बार वही फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म को पूरा डिस्क्राइब करते हैं एडेप्टिव मैकेनिज्म में। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लर्निंग बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर को हम लोग एक एडेप्टिव कह लेते हैं। एडेप्टिव वर्ड से ही आपको पता चल गया कि कोई चीज़ हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी भी पूरी डिस्क्रिप्शन है, पूरा लेक्चर है, लास्ट के लेक्चर जो है वो इन्हीं टॉपिक्स पे है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं समरी में ऑटोमेटिसिटी की बात करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक जो बिहेवियर होता है हमारी बॉडी का, लाइक जैसे मसल्स का, हार्ट मसल्स हो गए, ठीक है, या हमारे पास कार्डिक मसल्स हो गए, उनकी जो कंट्रैक्शन वगैरह ये भी ऑटोमेटिसिटी में आ जाती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन चीज़ों में पढ़ेंगे। सो गाइज, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मैं समझती हूँ कि पूरी गाइडन का जो भी ओवरव्यू है वो पूरे चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। तो इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको वैसे भी जर्नल रिव्यू है, जर्नल ओवरव्यू है बुक का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये एक जर्नल ओवरव्यू था इस वीडियो में। इसके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14 तक हमारे पास लेक्चर्स हैं, तो वो आप जाके मेरे चैनल पे देखें, ठीक है। और जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि इसमें मैंने पूरा जनरल ओवरव्यू दिया। अब आप बुक को रीड करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक बता दिया आप लोगों को, लेक्चर्स पूरे दे दिए विथ पीपीटी, पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ, देन मैंने आपको बताया कि अब इस चीज़ को रीड कैसे करना है बुक से। सो आई होप अब आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रहेगा। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।